स्वामी जी की कक्षा में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। कल मेरी स्वामी जी की कक्षा के एक पार्टिसिपेंट्स दर्शक श्रोता ने मुझसे ये जानना चाहा अपनी टिप्पणी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कि सर ये बताइए कि फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, किन क्षेत्रों में उनको विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए ताकि जीवन में वो सफलता प्राप्त कर सकें और अपना जीवन बेहतर बना सकें। तो बहुत वाजिब प्रश्न है। हालांकि मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उनके प्रश्न से मुझे ऐसा लगता है कि वो युवा हैं, 20-21 साल की शायद उनकी उम्र रही है, और वो ये चाहते हैं कि अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बनाएं। और जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उनके प्रश्न से ये भी लगता है कि या तो एमकॉम के स्टूडेंट होंगे, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या एमबीए कर रहे होंगे, या एमबीए फाइनेंस कर रहे होंगे, या स्पेशलाइजेशन उनका फाइनेंस। ये मेरी कल्पना है। खैर, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, जो वो जानना चाहते हैं, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, और मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बल्कि मैंने कल वादा उनसे किया था कि अब मैं इन प्रश्न का जवाब अगली 2-3 अपनी टॉक्स में दूंगा, अपने प्रेजेंटेशन में दूंगा। तो अगली मेरी जो 2-3 चर्चाएं होंगी वो केवल इस विषय पे होंगी कि बच्चों को अपना जीवन सुखद बनाने के लिए और नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा न भटकने के लिए फाइनेंस की जो विशेषज्ञता है उसको अपना एक कैरियर बनाने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर की तरह उसको विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, इसी संदर्भ में मैं अपनी बातें करूंगा। तो पहला संदर्भ में जो लेना चाहता हूं, वो जो आज पहला विषय है कि जो फाइनेंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पहला सबसे अच्छा विषय क्या है जिसमें वो दक्षता प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसे पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि एक अच्छे उद्यमी के लिए, एक अच्छे उद्योग को स्थापित करने के लिए, सफलता के लिए, जो आपकी डिग्री है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और किताबों से जो प्राप्त ज्ञान है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को देखें, समझें और उसके हिसाब से ये आंकलन करें कि भविष्य में कैसा होगा। अगर आपने अपने अंदर ये गुण विकसित कर लिया कि भविष्य में किस प्रकार से पूरा वातावरण बदलेगा, लोगों के जो बायर बिहेवियर हैं वो बदलेंगे, लोगों की जो खान पान, कपड़े पहनने की, व्यवहार करने की, चीज़ों को ग्रहण करने का जो जीवन शैली में परिवर्तन होगा वो कैसा होगा। क्योंकि पास्ट में जो हुआ है वो सबको पता है, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो सबको पता है, और आपको कोई उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के अनुसार 3 साल के बाद क्या होगा, 7 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, और जब ये परिवर्तन होंगे तो और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं और जो परचेजिंग बिहेवियर, उनके साइकोलॉजिकल, उनके रिलीजन के प्रति, उनके नज़रिए के प्रति, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके जो पितामह थे उनके सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था, आपके पिता का सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, आपका और आपके छोटे भाई और बड़े भाई के सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि अब परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहे हैं। पहले 25 साल में होते थे, फिर 5 साल में होते थे, आजकल 3 साल में होते हैं। जो 12 साल का बच्चा है वो आउटडेटेड हो जाता है। 9 साल का बच्चा जो कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि समय बदल गया, तुम्हें नहीं पता कि कैसे बदला है। तो जब समय इतनी तेजी से बदल रहा है, उस समय ये कैसा शेप लेगा, ये महत्वपूर्ण है, और उसके अनुसार आपको अपने सब, तो ये बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप देखेंगे कि 20 साल पहले जो भारतीय कंपनियां या विश्व की कंपनियां बहुत ज़्यादा सफल थीं, आज उनका नामो निशान नहीं है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 20 साल पहले उनका बिल्कुल नाम नहीं था, आज बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं। और 20 साल के बाद हो सकता है कि जो आज बहुत बड़े उद्योगपति बने हैं वो ना हो, वो इतने बड़े उद्योगपति ना हो, और नई नस्ल आ जाए, नई तरह की चीज़ें आ जाएं, नई तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, नई तरह के इनोवेशंस आ जाएं,
नए तरह के जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ जाएं जिससे पूरा परिवर्तन हो जाए। जैसे आपने देखा, पहले लोग कैमरे लेते थे, कैमरे से फ़ोटो खींचते थे, ख़त्म हो गया, अब मोबाइल से सब कुछ हो जाता है। पहले दूर संचार के माध्यम से बिल्कुल एक अलग तरह की चीज़ थी, आज बिल्कुल अलग हो जाती है। आज आपने देखा कि घर बैठे आप ऑर्डर कर देते हैं और चीज़ आपके घर पहुंच जाती है। आपको ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ना पार्किंग का खर्चा होता है, ना सिर दर्द उठाना पड़ता है, घर में चीज़ आ जाती है। ज़ोमैटो जैसे, स्विगी जैसे और अमेज़न जैसे ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से चीज़ें आपके घर में आ जाती हैं। पहले आप रेलवे स्टेशन जाते थे, लाइन लगाते थे, टिकट मिलता था, आप हवाई जहाज़ के टिकट के लिए परेशान होते थे, अब सब कुछ घर में हो जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आप दौड़ते थे, अब आप घर बैठ के सब कुछ कर लेते हैं। और इतना ज़्यादा आईटी में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि सब कुछ घर बैठ, तो ये परिवर्तन हो रहे हैं। हो सकता है आज से 25-50 साल के बाद लोग कहें कि पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलाना कौन सी, ये तो बड़े आदम युग के लोग थे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज पत्थर घिस के आग जलाते थे, वो कहते देखिए पेट्रोल डीजल से कार चलाते थे और हम तो हवा से बना लेते हैं और चला लेते हैं। और एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन था, कैसे जीते थे ये लोग, देखिए हमने तो ऐसी चीज़ ईजाद कर ली। तो ये जब परिवर्तन होंगे और ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होंगे, और कुछ कंपनियां जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थी आज इरेलीवेंट हैं, आज जो बहुत सारी कंपनियां रेलेवेंट हैं 50 साल के बाद हो सकता है बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाए। इस दिशा का पता चलाना एक ऐसे छात्र के लिए जो अभी युवावस्था में है बहुत ज़्यादा में, अगर ये वो दक्षता हासिल कर ले, तो क्या जो वातावरण में चेंज हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में, बायर बिहेवियर में, सब चीज़ों में परिवर्तन हो रहे हैं, इसका कंपनियों की भविष्य में सफलता या असफलता से कोई कोरिलेशन है? हाँ है। क्योंकि अगर आप केवल इस एक तरीके से ये आंकलन करते हैं कि एक कंपनी थी पिछले 20 साल, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा था, इसका टर्नओवर इतना होता था, ये प्रॉफिट मार्जिन हुआ करती थी, और इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगले 10-15 साल तक ऐसा होगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो सकता है बिल्कुल ना हो। क्योंकि जो ये वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इनोवेशंस हो रहे हैं, उन्होंने सब चीज़ों की दिशा बिल्कुल बदल दी है। तो जो पास्ट में होता था वो भविष्य में नहीं होगा। तो अब आपको दक्षता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के छात्रों को, जो फाइनेंस में कैरियर बनाने वाले हैं, उनको न केवल प्योर अकाउंटेंट की तरह ये देखना है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस थी, जो सेल फिगर थी, सेल्स की फिगर्स थी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फिगर्स थी, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, अर्निंग पर शेयर था, जो भी था, इसको सीधे एक्स्ट्रापोलेट आप भविष्य में अगले 10 साल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंटल गतिमान है। उस एनवायरनमेंट के चेंजेस से हो सकता है हो सकता है ना हो। तो अब आपका करना क्या है, आपको काम क्या करना है एज ए फाइनेंस स्टूडेंट, आपको क्या क्या करना है, क्योंकि ये अकाउंटेंट वाला काम नहीं हुआ, अब फाइनेंस वाला काम हुआ। आपको वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका अध्ययन करना है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं उनको अध्ययन करना है, जो बिजनेस इनक्यूबेटर्स में और नए नए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, और जिस प्रकार की नई प्रवृत्ति बन रही है और लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, खान पान की, वेशभूषा की, जो उनकी अपनी परंपराएं हैं वो बदल रही हैं, उसके हिसाब से आपको ये एक्स्ट्रापोलेट करना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और उस दिशा में जाने के लिए किस प्रकार से आपको अपने, वो कंपनियां होंगी जो इसमें लाभ कमाएंगी, कौन कंपनियां होंगी जो इसमें लाभ नहीं कमाएंगी, और उन कंपनी, उन इनोवेशंस, वो न्यू प्रोजेक्ट आइडियाज, वो नए आइडियाज, वो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा सफल 10 साल के बाद होंगे। हो सकता है इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्री बन जाएं, जिनका आज नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को पकड़ेंगे, जो पुरानी लीक है उसको छोड़ेंगे, और एक प्रकार से जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके एक नई धारा शुरू करेंगे। इसलिए 10 साल के बाद एक नए इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये इस तरह से होता आया है और ऐसा आगे भी होता रहेगा। तो ये जो असली मुद्दा है, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स को देखना है, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्टिंग हैं ये फ्यूचर में कैसे होंगे। क्या जो इनोवेशन, जो मॉडर्नाइजेशन, आपने नोकिया का नाम सुना ही होगा, आज से 10 साल पहले
नोकिया जो था मार्केट लीडर था, करीब 75% मार्केट शेयर उसका था और नोकिया के बिना कुछ चलता नहीं था। अब नोकिया ने गलती क्या की, नोकिया ने जो स्मार्टफोन्स का एरा आया और ये कहते थे कि नोकिया का फ़ोन एक बार ले लिया तो टूटेगा नहीं, इतना मजबूत था, लेकिन वह मजबूती जो है कोई क्राइटेरिया नहीं रह गई, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं रह गई। अब नई जनरेशन ने या नई जो धारा आई उसके हिसाब से स्मार्टफोन्स का एरा आया और स्मार्टफोन्स में जिस प्रकार का फीचर्स आए और जिस प्रकार की चीज़ें आईं उसके हिसाब से सैमसंग सामने आ गया, नई नई कंपनियां, एलजी, दुनिया भर के जो स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर्स थे वो आगे बढ़ गए, नोकिया बिल्कुल पीछे चला गया। अब नोकिया को लगा कि अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं करेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तो अब वो प्रयास कर रहा है किस प्रकार से दोबारा मार्केट में घुसे। तो ये जो फ्यूचर एंटिसिपेशंस हैं, इसके लिए आवश्यक क्या है कि केवल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और अकाउंटेंट की तरह उसका अध्ययन न करें, बल्कि जो एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केटिंग के एरिया में, एचआर के एरिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर ध्यान रखें और चीज़ का ध्यान रखें। जैसे वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आप जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप क्या देखते हैं? भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वॉरेन बफेट ने बहुत पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपए कमाया, तो ये बड़ा वाजिब प्रश्न है कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते क्या है। तो वॉरेन बफेट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो वहां जाके मैनेजमेंट से और एम्प्लॉयज से बात करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, और मैं ये देखता हूं कि वहां पे जब मैं मैनेजमेंट से बात करता हूं, अगर वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा उसको पता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हो रहे हैं, अगर वो जागरूक है और उसका कमिटमेंट है उस कॉज के लिए, तो चाहे वो कंपनी प्रॉफिट नहीं भी कर रही है और वो कंपनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और 25-25, 30-30 साल से उस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं। और अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूं, देखता हूं कि लोग निरुत्साहित हैं, लोग डिमोटिवेटेड हैं, लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं है, लोगों को ना कोई नॉलेज है, लोग छोड़ देते हैं, आते हैं पैसा कमाने के लिए, वे चले जाते हैं, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनका ये मानना है, और जो सही बात है, कि वो कंपनी जो आज डाउन ट्रेंड में है क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस उसके लिए कंड्यूसिव नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगी जो मार्केटिंग कंडीशन, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट तो अपने हिसाब से रहेगा, लेकिन अगर उसके हिसाब से आपने अपने को एडजस्ट कर लिया, अगर आपने उस प्रकार से अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कर लिया, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में चेंज कर लिया, अगर आपने अपनी नीतियों में चेंज कर लिया और एडजस्ट कर लिया एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से, तो आपकी कंपनी सफल हो जाएगी। नहीं कर पाए तो नहीं होगी। तो अच्छे समय में तो कोई भी कंपनी अच्छा करेगी, बुरे समय में कुछ कंपनी अच्छा करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो जैसे बीसीजी मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं और बाकी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं, कि ये नहीं है कि आपका, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके 80 नंबर मार्क्स आए तो वेदर योर पेरेंट्स शुड बी हैप्पी विद यू और नॉट। कोई कहेंगे साहब बहुत खुश होंगे, कोई कहेंगे नहीं साहब बहुत नाराज होंगे, क्योंकि अगर उनके खानदान में या उस बच्चे के नंबर हमेशा 95% आते थे और 80% आए तो दुखी होंगे, और उसके हमेशा 50% आते थे और उसके 80% आ गए तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस की आवश्यकता है। अगर इंडस्ट्री एवरेज से आप ऊपर चल रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस से ऊपर चल रहे हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आपका पास रिकॉर्ड और आपके कॉम्पिटिटर्स और जो मार्केटिंग इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप नीचे चल रहे हैं, तो आप बहुत दुखी होंगे। तो 80% में आप खुश भी हो सकते हैं, 80% में आप दुखी भी हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड ये करता है क्लास में सब लोगों के 90% आए, आपके 80% आए, आपको दुखी होना चाहिए। और हमेशा सबके 70% आए और आपके अकेले 80% आए तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो परिवर्तन वातावरण में हो रहे हैं, जो चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप अपने को एडजस्ट करें, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर छात्र सीख ले, और उसके लिए आवश्यक क्या है, जो मैंने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था, खूब पढ़ें। केवल पढ़ें नहीं, उसका मनन चिंतन करें, उसका विश्लेषण करें, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि जो ये एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं इसका इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट होगा और कंपनी पे क्या इंपैक्ट होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं,
कुछ को फ़ायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, किसी कंपनी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। क्रॉप बढ़ रही हैं, घट रही हैं, किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, किसी इंडस्ट्री को नुकसान होगा। क्योंकि ये तो इंडस्ट्री नॉर्म है, सबको तो फ़ायदा होगा नहीं, सबको नुकसान नहीं होगा। एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान है, दूसरे का नुकसान एक का फ़ायदा है। ये ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, ये एनालिसिस करके उसका एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, अगर आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप सफल होंगे। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये नहीं कि आप कोई ज्योतिषी बन जाएंगे या भविष्य वक्ता बन जाएंगे, लेकिन आप भविष्य का जो आंकलन करेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक आधार होगा, उसके पीछे एक विश्लेषण होगा, और ये विश्लेषण आप किसी को भी दिखाएंगे, उसको लगेगा हाँ लॉजिकल बात तो है। अगर ये एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसा होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इस कंपनी को फ़ायदा होता है, उसको नुकसान होता है, ये फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम है, ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम है, अगले 4-5 साल तक ऐसा चलने की संभावना है, क्योंकि पिछले 200 साल से ऐसा ही हुआ है, इसकी संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए जो ये कह रहा है बात सही कह रहा है। लेकिन अगर उसको ये पता ही नहीं कि एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हो रहे हैं, और उस एनवायरमेंटल, क्योंकि आज शेयर मार्केट की भी अगर आप बात करें तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं, जो अमेरिकन बैंक्स की स्थिति हो रही है, जो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, जो भारत में भी वही स्थिति है, अडानी का केस है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं और ग्रोथ वर्ल्ड की कम हो रही है, इसका एनालिसिस आपको करना है कि इसका, अब एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स का तो प्रोडक्शन नहीं खत्म होगा, आटा तो लोग खाएंगे, बिस्किट तो खाएंगे, कम खाएंगे, दवा तो खाएंगे, दवा तो खानी पड़ेगी, चाहे फ्रिज नहीं खरीदेंगे, अपना खर्चे बचाएंगे। जो वाइट गुड्स हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, उनको शायद कम। अब कोविड आया तो लोगों ने कार खरीदनी शुरू कर दी, मकान जो है बड़े लेने शुरू कर दिए, सेपरेट मकान लेने शुरू कर दिए, क्योंकि एक प्रकार की समस्या आई थी, एक प्रकार का चैलेंज आया था, एक प्रकार का थ्रेट आया था, उसको लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया। अब महिलाओं ने नौकरी करनी शुरू कर दी, हमारे ज़माने में नहीं होता था, धोबी आते थे, कपड़े वो धोदा करते थे। अब जब दोनों नौकरी करेंगे तो वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, डिश वॉशर की ज़रूरत पड़ेगी, और घर का जो नक्शा है वो बदल जाएगा, जो पारिवारिक संयुक्त परिवार के नियम थे वो बदल जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन होंगे, इसके हिसाब से जो इन परिवर्तनों को समझ के अपने प्रोडक्ट मिक्स में, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में चेंज कर लेगा, वो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो ये कंपनी कर रही हैं, उनका भविष्य आपको आंकलन करके उनको बताना होगा, या आपको ये बताना होगा कि आपकी कंपनी में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज ए फ्यूचर एनालिस्ट जो एंटिसिपेट करके बताता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो एनवायरमेंटल चेंजेस के अनुसार किसी कंपनी को किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए जो उसने नहीं किए हैं, जिससे उसको सफलता मिले, अगर ये दक्षता आप हाजिर कर लेंगे तो आप बहुत बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाएंगे। तो फ्यूचर को एंटिसिपेट करने की क्षमता आपको अगर विकसित करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, विशेषज्ञों को सुनना पड़ेगा, उनसे तार्किक बहस करनी पड़ेगी, उनको चैलेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर मनन चिंतन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको किसी भी कंपनी के भविष्य का आंकलन करना होगा। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट उस कंपनी की बनानी होगी। ये मार्जिन 10% से बढ़ के 15% होगी, या 10% से घटकर 5% होगी, क्योंकि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार ये अपने को ढाल नहीं रहा है, तो ये होगा। तो ये कंसल्टेंट्स हैं, वो यही काम कर रहे हैं, जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो ये काम कर रही हैं कि जो हो रहा है, जो परिवर्तन एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो कंपनी कर रही है, उसके बीच का कोरिलेशन को स्थापित करके क्या जो नए लोन मार्केट से उठा रही है, इसको वापस करने की क्षमता इसके बाद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये वो कर रही है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो उस युवा ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि फाइनेंस में कैसे आपको कैरियर बनाना है, तो कैरियर आपको ऐसा बनाना है कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसमें किस प्रकार से अपनी नीतियों को, कंपनियों को बदलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो पुरानी पद्धति थी उसको बदल के अपनी स्ट्रेटजीज़ को किस प्रकार से बदलना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं और ऐसी राय उस कंपनी को दे देते हैं, जैसे आप ये जो गलत काम, जैसे काइजन सिस्टम है जापान का, वो कहता है कि फैक्ट्री के अंदर जनरल मैनेजर को और मैनेजिंग डायरेक्टर को शायद उतना नहीं पता होगा जितना जो मशीन पे खड़ा हुआ आदमी है उसको पता होता है, लेकिन वो डरता है कि साहब क्यों मैं अपने मालिक को राय दूं, बुरा मान जाए, कहीं कुछ करते हैं कि देखो हम तो इतने साल से कर रहे हैं, तो आए कहाँ से ज्ञान देने लगे।
लेकिन वो सिस्टम उन्होंने बनाया कि साहब एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मशीन शॉप में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो उनको राय देंगे और जिनकी राय लाभप्रद होगी, कंपनी को फ़ायदा होगा, उनको न केवल इनाम देंगे बल्कि इंक्रीमेंट देंगे, उनको स्पेशल रिकॉग्निशन देंगे, जिससे टू वे कम्युनिकेशन कंपनी में चले, नीचे से ऊपर तक बात जाए और जो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहे, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे, उसको आप आराम से सुनिए। क्योंकि पहला कैरियर जब मैंने शुरू किया था और श्रीराम केमिकल से किया था 1976 में एमबीए करने के बाद, तो लाला चरितराम की कंपनी थी और उनकी सबसे विशेषज्ञता ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने जनरल मैनेजर्स की उतनी बात नहीं सुना करते थे जितने एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज़ और मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की बात। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थे, पहली जॉब थी, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी होती थी, तो हम बड़ा रिसर्च करके लाला जी की बात भेजा करते थे और लाला जी को पसंद आता था। एक पर्सनल लेटर हमको लिखते थे कि आपकी बात बहुत अच्छी लगी और आप जो है इस तरह से राय देते रहा करो, क्योंकि जब तक आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनता की भावनाओं के अनुरूप अपनी स्ट्रेटजीज़ को नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी कंपनी में सफलता नहीं मिलेगी। तो कंपनी को अपने आँख कान खोल के रखने पड़ेंगे, अपने जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी बात को सुनना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी की स्ट्रेटजीज अगर जनता के भावनाओं के अनुरूप होंगी तो आपकी कंपनी सफलता। तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट को, ये आपको फाइनेंस के स्टूडेंट्स को, ये छात्रों को जो फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए न केवल जो उनकी फाइनेंशियल बुक्स हैं उनकी एनालिसिस करना, उनकी रेशियो एनालिसिस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुसार उनकी भविष्य के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैसी होंगी, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे होंगे, उनमें जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उस प्रकार में किस प्रकार का परिवर्तन करके उनको लाभ होगा और किस प्रकार के परिवर्तन नहीं करने होंगे जिससे उन्हें हानि न हो। ये सब अगर मनन चिंतन करने की विशेषज्ञता ये फाइनेंस के स्टूडेंट्स अगर कान आँख खोल के करने का प्रयास करेंगे तो उनको बिल्कुल सफलता मिलेगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अपने अनुभवों के आधार पर और सारे विश्लेषण के आधार पर अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन कीजिए एनवायरनमेंट की, ऑब्जर्वेशन कीजिए जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनके इंडस्ट्रियल नॉर्म्स पे, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस पे, कंपनीज की परफॉर्मेंस पे क्या अंतर पड़ेगा इसकी। और अगर इस पे आपकी विशेषज्ञता दक्षता हो गई तो आपको मार्केट में बहुत अच्छा एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइज़र, एज ए एम्प्लॉई आपको मान मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है। मुझे आशा है कि स्वामी जी की कक्षा में जो आपने अपेक्षा की थी वो मैंने पूरी की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे पूरा सुना और इस प्रकार पूरा सुने और प्रश्न पूछते रहें, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे अपने जो क्लास में प्रेजेंटेशन है उसको सुधारने का, उसे एक रूप देने में सफलता मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।